ठीक है, इधर ग्रीन लाइट जल रही ना इधर, ठीक है। आगे देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, कुल मिला के सबसे पहली चीज तो हमें ये जानना है, हमारे इंडिया में जैसे पहले क्या होता था, आज से चले जाए लगभग 200 साल 300 साल पहले, जब कोई रूलर होता था, रूलर या कोई किंग होता था, जब ये रूलर बूढ़ा हो जाएगा, किंग बूढ़ा हो जाएगा, तो इसके बाद दूसरा राजा कौन बनेगा। तो ये डिसाइड रहता था कि मोस्टली जो इनके सन होते थे, बेटे होते थे, वो बन जाते थे, ठीक है, या फिर जो इनके स्लेव होते थे वो बन जाते थे। ऐसा होता था। तो राजा का बेटा राजा बन जाता था। वो राजा का बेटा राजा क्यों बनता था, क्योंकि वो राजा का बेटा इसलिए राजा बनता था, ठीक है, इतना सा खाली मतलब था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना, सपोज दैट, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मान लो कि एक किंग है, किंग बड़ा अच्छा है, और इतना अच्छा है कि जैसे हम तुम्हें बताएं कि एक था बिंदुसार नाम का राजा, ठीक है, बिंदुसार था। बिंदुसार का जो बेटा था वो था अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। तो बिंदुसार तो बड़ा अच्छा राजा था, लेकिन उसका जो बेटा था अजातशत्रु, उसको लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक। तो ऐसा होता है कि किंग तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका जो सन है, इसका जो बेटा है, उसे कोई नहीं पसंद कर रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता है, तो राजा बनेगा तो पब्लिक इनको अब झेलेगी जब तक ये रहेंगे। नहीं समझ में आया, तो ये बड़ी दिक्कत रहती थी। और अगर मान लो पब्लिक खुश नहीं है इस बात से, पब्लिक इस बात से अगर खुश नहीं है, तो क्या करेगी, इनके अगेंस्ट में कुछ बोल सकती है, नहीं बोल सकती है ना, क्योंकि राजा के सामने नहीं बोल सकते। एक बार बुद्ध के साथ क्या हुआ, गौतम बुद्ध एक गांव में गए, तो क्या होता था, जैसे गौतम बुद्ध किसी गांव में जाते तो सबको पता चल जाता था कि ये आ रहे हैं और भीख मांगेंगे, खाएंगे, यहाँ बैठेंगे, भीख मांगेंगे, भिक्षाम देही बोलते हैं, और भिक्षा मांगे खाते, कमाते माते कुछ है ही नहीं ये बुद्ध। तो सब गांव के लोग गाली देना शुरू कर दिए बुद्ध को, गंदी गंदी। बुद्ध ने कहा कि अगर आपकी गालियाँ खत्म हो गई हो तो मुझे बता दीजिए, अगर आप कुछ भिक्षा देना चाहते हो दे दीजिए, या और भी आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं, मुझे दूसरे गाँव भी जाना है, वहाँ भी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो लोग कहते हैं यार हमने तुम्हें गाली दी है, गंदी गंदी, बहुत नॉर्मल बातें नहीं थी, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रही है। तो बुद्ध ने कहा बेटा 10 साल पहले मिलते ना तो ही गर्दन जमीन में पड़ी होती, क्योंकि अब हम बुद्ध हो चुके हैं, हम शांत हो चुके हैं, क्योंकि गाली और बात दोनों में एक ही तरह के शब्द यूज होते हैं, इसलिए गाली और बातों में कोई फर्क नहीं रहा। बुद्ध ने कहा कि अगर मान लो तुम्हारे घर में कोई आया, तुमने उसे खाना दिया और वो खाना नहीं खाएगा, तो खाना कहाँ जाएगा, तो उसने खाना मेरे पास वापस आ जाएगा। तो उसने कहा, तो बुद्ध ने कहा मैंने तुम्हारी गाली स्वीकार नहीं करी, तो गाली कहाँ जाएगी तुम्हारे पास वापस जाएगी। ऐसा बोला कि नहीं बोला। तो बुद्ध ने ये बात लिटरली बोली कि अगर 10 साल पहले मिलते तो तुम्हारी गर्दन पड़ी थी जमीन पे, क्योंकि वो राजकुमार थे बुद्ध। लेकिन अब तो वो क्या थे, पहले सिद्धार्थ गौतम था, बुद्ध हो चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको शांत हो चुके थे, उनको कोई गाली का फर्क नहीं पड़ता था। तो राजा का बेटा अगर मान लो अब यहाँ पे वापस आ जाए, तो राजा अच्छा है, लेकिन राजा का बेटा कोई पसंद नहीं करता है, तो पब्लिक झेलेगी, लेकिन पब्लिक कुछ बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि पब्लिक बोल लेगी तो ये उड़ा दे गर्दन उसकी। ये बड़ी दिक्कत थी, समझ में आ गया। तो ये इसको कहते हैं तुम्हारे क्या, मोनार्की। क्या कहते हैं, मोनार्की, राजतंत्र, राजा का तंत्र, इसमें बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, जैसा तुम्हें पता है कि अंग्रेज हमारे इंडिया के अंदर आए। अंग्रेज क्या करते थे, जितने भी नियम कानून बनाते सब अपने फायदे के लिए बनाते थे, भारत की जनता के लिए कुछ भी नहीं सोचते थे। तो उसमें क्या होता था, भारत की जनता गुस्सा आ जाती थी अक्सर। जैसे इंडिया के सोल्जर अंग्रेजों की सेना में हैं, और अंग्रेज इंडिया के सोल्जर से क्या कह रहे हैं कि इंडियन का घर जला दो जा करके, तो इंडियन उस पर गुस्सा जाया करते थे। तुमने वो वाली मूवी देखी RRR? तुमने शुरुआत में देखा है, वो जो हीरो रहता है रामचरण, वो अंग्रेजों का ऑफिसर रहता है, और उसको बोला जाता है कि जो इंडियंस आंदोलन कर रहे हैं इन्हीं को लतियाओ, तो डंडा लेकर के पूरी पब्लिक को अकेले मार देता है, क्योंकि वो साउथ इंडियन हीरो तो ऐसा कर सकता है, ठीक है, ऐसा कर सकता है। मतलब कि वहाँ पे ऐसा ही होता है कि हल्का फुल्का हीरो रहेगा, एक घूंसा मारेगा तो एक विलन जो उड़ता हुआ जाए कार में भिड़ेगा, और कार पलट भी जाती है, ठीक है, वैसे हाथ मारते तो गुंडा नीचे ऐसे गिरता फिर उठ जाता है। तो ये बड़ी अजीब चीज है। तो RRR का पहला सीन यही होता है कि जो हीरो रहता है रामचरण, वो अंग्रेजों की बात मान करके
इंडियन होता इंडियन है और इंडियन होकर इंडियंस को मार रहा होता है। तो तुमने देखा फिर रामचरण उसके बाद मुक्केबाजी कर रहा होता है अकेले में जा करके। वो इस बात से गुस्सा हो रहा होता है कि यार हम इंडियंस हैं और हमें ही बोल रहे हैं कि हमें इंडियन को मारना है। क्यों मानना है? क्योंकि वो तो ऑफिसर है अंग्रेजों का, तो उसको तो बात माननी पड़ेगी, इसलिए गुस्साता भी है। तो इंडियन सोल्जर अंग्रेजों की सेना में रह करके इंडियंस को ही जब मारते थे तो इंडियंस को बहुत बुरा लगता था। अंग्रेजों ने जितने भी रूल बनाए सब अपने फायदे के लिए बनाते थे। अंग्रेज किसानों से कहते थे कि अपने खेतों में इंडिगो उगाओ, इंडिगो नील की खेती करो। नील की खेती से वो रंग बनाते हैं, उसको क्या नाम है, आज को हम लोग बोलते हैं नेवी ब्लू कलर। तो नेवी ब्लू कलर जो है वो देखो लड़का पहना है, जिसको सेकंड नंबर वाला, उसके ऊपर वाला, हाँ ये वाला, हाँ हाँ ये नेवी ब्लू कलर है। तो इसको रॉयल कलर माना जाता था उस समय। ब्लैक है तो नेवी ब्लू नहीं होगा फिर, ठीक है। अच्छा वो साइज दिखने, अच्छा छोड़ो उधर। तो नेवी ब्लू कलर जो होता था वो रॉयल कलर माना जाता था। तो उस रॉयल कलर में क्या होता था कि उससे कपड़े बनते थे ऑफिसर्स के, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता था। और उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होती, डाई चाहिए होती थी नेवी ब्लू कलर की, इंडिगो के कलर की, या नील की खेती इसको बोल सकते हो। और वो नील की खेती, वो इंडिगो कहाँ मिलेगा, वो किसानों खेतों में उगता था, ठीक है। तो इंडिया में जो किसान होते थे उनके खेतों में नील की खेती की जाती थी। किसान मना करते थे कि नहीं उगाएंगे, लेकिन फिर भी उगाते थे, क्योंकि इंडिगो उगाने के बाद जिस मिट्टी में इंडिगो उगता था वो मिट्टी हो जाती थी खराब। तो एक बार मिट्टी खराब हो गई तो किसान तो बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी अंग्रेज कहते थे तुम्हें उगाना पड़ेगा, और जबरदस्ती काम करवाते थे। और फिर क्या करते थे, तो क्या करते थे, 100 रुपये का इंडिगो खरीदा यहाँ से मान लो, और उससे एक शर्ट बना करके इंडिया वापस लेकर आ गए। उसको बेच कितने की रहे हैं, 150 रुपये की। मतलब कि 100 रुपये का रॉ मटेरियल, पहले तो 100 रुपये हमको मिला इंडिगो के लिए, फिर जो हम शर्ट लेंगे उसका 150 तुम्हें दे देंगे, मतलब 50 बढ़ा के देंगे, तो फिर हम क्या कमाएंगे? ये तो वही चीज़ हो गई। हम तुमसे क्या करते हैं, एक कोई चीज़ ले ली तुमसे, मान ले तुम्हारे पास साइकिल है, हम तुमसे मान लिया खरीद लिया हमने 2000 रुपये में, उसको हमने मॉडिफाई करा कर तुम्हें वापस 3000 की बेच रहे हैं, तो क्या फ़ायदा तुम्हारा? तो इंडियन बड़े परेशान हो गए। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सब ने ये सोचा कि अंग्रेजों ने जो किया, राजाओं ने जो किया, हमारी जनता के साथ अब हम नहीं करेंगे। अब हम ऐसा करेंगे जिसमें जनता सबसे ऊपर रहेगी। कहाँ रहेगी? जनता सबसे ऊपर रहेगी, जनता फायदे में रहेगी। हम ऐसे कानून बनाएंगे, पीएम बने, कोई सीएम बने, प्रेसिडेंट बने, लेजिस्लेचर बने, विधायिका, कार्यपालिका, कुछ भी बने, इन सब के ऊपर जनता रहेगी। समझ में आ गया? जनता से ऊपर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसी के हिसाब सब चल रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जस्ट बाद अगर कुछ होगा तो जनता होगी। तो जनता को प्रायोरिटी दी गई, इसीलिए कहा गया कि अब जो हम लोग तंत्र चलाएंगे वो होगा लोकतंत्र, मतलब लोगों का तंत्र। लोग को इंग्लिश में बोलते हैं डेमो, और तंत्र का मतलब क्रेसी, तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आया। अब इसमें हम जो भी करेंगे, हमारे जो जनता होगी उसको ये प्रायोरिटी देंगे, वही सबसे ऊपर रहेगी। तो जनता जिसको चुनेगी हम उसी को ही रूलर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा इलेक्शन में हमें पूरा सेंट्रल आइडिया ये रख के चलना है कि हमको बस इसी पे काम करना है। इलेक्शन हो चाहे लेजिस्लेचर हो, कुछ भी, इलेक्शन में तुम्हें जितनी चीज़ पढ़ाएंगे तुम्हें खाली इतना देना है कि देखना है कि डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हुई कि नहीं हुई, ठीक है, खाली इतना देखना है। अब डेमोक्रेसी कैसे स्टेबलाइज होगी, ऐसा चुनाव कैसे कराया जाए कि डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इलेक्शन वाले चैप्टर में ये पढ़ना है, क्योंकि हमारे 1947 के पहले जनता बड़ी परेशान थी और परेशान होती आई। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा नियम बनाया गया जिसमें जनता को फायदा रहे, जनता खुश है, बाकी सब खुश है, ये देखा जाएगा। इसका मतलब क्या, वो होगा लोकतंत्र, मतलब डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के अंदर जनता की ही पहले सुनी जाएगी। जनता जिसको वोट देगी, जिताएगी, वही रूलर बनेगा। जनता जिसे पसंद नहीं करेगी वो रूलर के पद से हट जाएगा। ये बात कही गई इसमें। तो हम इसको इसी को मेन कंडीशन रख, मतलब मेन सेंट्रल आइडिया हमारा यही रहेगा, इसको सेंटर पे लेके चलेंगे, ठीक है। आगे देखो, तो देखो डेमोक्रेसी में सबसे पहले क्या होता है, डेमोक्रेसी सबसे पहले इलेक्शन होना चाहिए।
इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन का मतलब क्या कि एक ऐसा ऐसा इवेंट होगा, ऐसी घटना होगी जिसमें बहुत सारे लोग, पूरी जनता मिल करके वोट दे रही होगी और एक इंसान को रूलर बना रही होगी, ठीक है। ये इवेंट होता है। देखो, तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन जरूरी क्यों है? देखो, इलेक्शन होना चाहिए क्यों, और इलेक्शन जरूरी क्यों है? देखो, इसमें हमें क्या पढ़ना है, हम तो फैक्चुअल नहीं पढ़ाएंगे। फैक्ट तुम्हारी बुक में ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है, तुम रीड करो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हम तुम्हें ये बताएंगे कि तुम्हारी बुक में वो जो चीज लिखी है उसका मतलब क्या है, वो क्यों है, इतना बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इलेक्शन होना चाहिए क्यों? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या? जो इलेक्शन होता है उसमें कम से वो हर एक पीरियड में आना चाहिए, 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा आना चाहिए। इंडिया के अंदर यूजुअली हर एक कंट्री के अंदर 5 साल के अंदर आता है, कहीं 4 साल है, कहीं 6 साल है, लेकिन मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो 5 साल में, 5 साल में इलेक्शन करा देती हैं, ठीक है। अब बताओ, कोई बहादुर बच्चा ये बता सकता है कि 5 साल के अंदर इलेक्शन क्यों होता है, या 3-4 साल 5 साल में ही इलेक्शन क्यों कराना चाहिए? क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि एक बार रूलर को चुन लिया, फिर क्या बार बार इलेक्शन कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं हर फिर वो क्या है, उसको ये लगेगा ना, अब तो कोई आने से वाला है नहीं, हम ही हैं, हमारे बाप कोई है नहीं, हम ठीक है, हम राज हैं। अब ये तो फिर वही वाला हो गया ना, राजा वाला, राजा वाला हो गया। तो इसलिए इलेक्शन बार बार होना चाहिए, ठीक है। तो जो रूलर चुन लिया गया है, जो रूल कर रहा है, ठीक है, पीएम है, सीएम है, जो रूल कर रहा है, उसको इस बात का डर होना चाहिए कि भैया हम तो चुन लिए तो गए हैं, लेकिन काम ऐसा करें कि 5 साल बाद फिर से चुने जाए, क्योंकि अगर हम सही काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद हटाए जाएंगे। अब मोस्टली जो लीडर्स होते हैं 5 साल बाद हट ही जाते हैं। योगी जी और मोदी जी टिक गए, पता नहीं कैसे, लेकिन हट ही जाते हैं, ठीक है। तो रूलर को इस बात का डर रहना चाहिए कि भैया ज़्यादा अत नहीं करनी है, ऐसे नियम कानून नहीं बना देने हैं, वो काम नहीं करने जिससे जनता परेशान हो जाए। ये 5 साल बाद जनता उठा के फेंक देगी, जनता क्योंकि मजबूत है कि नहीं है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, कोई बेईमानी नहीं कर सकता। जैसे अभी अक्षय कुमार का एक ऐड आया था पैड वाला, जिसमें उसने बताया कि मजा फूफू करने में नहीं है, ठीक है, आया था उस वाला। अब उसमें उसने एक दूसरा ऐड कर लिया विमल पान मसाला का, तो लोग कई कह रहे हैं मजा फूफू करने में नहीं, थू थू करने में है। अब उसकी जब मूवी आई, क्या नाम है उसकी, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी यार, पृथ्वीराज चौहान, नहीं अभी आई थी, पृथ्वीराज चौहान वाली मूवी आई थी, वो बोली मूवी पिट गई पूरी तरीके से, बल्कि मूवी अच्छी थी, फिर भी कोई नहीं देखा उस मूवी को। क्यों? क्योंकि भैया एक तरफ तुम कह रहे हो मसाला मत खाओ, दूसरी सिगरेट ना पियो, दूसरी तरफ तुम विमल पान मसाला का ऐड कर रहे हो शाहरुख खान अजय देवगन के साथ। अरे अक्षय कुमार के साथ हो गया। अब तुम कहोगे सर शाहरुख खान भी तो कर रहा है, हर चीज सबको शोभा नहीं देती है, ठीक है, वो सबको हर चीज सबको शोभा नहीं देती है। आगे देखो, तो रूलर को इस बात का डर होना चाहिए। तो अक्षय कुमार की सोचो, अक्षय कुमार तक पिट गए बेचारे डेमोक्रेसी में, उनकी मूवी कोई नहीं देखा, ठीक है, अब कम बैक कर रहे हैं धीरे धीरे। तो रूलर क्या होते हैं, उनको इस बात का डर होना चाहिए कि भैया 5 साल के लिए, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, केवल कुछ ही दिन के लिए चुने गए हैं, दोबारा चुना जाए हमको तो अच्छा काम करे, इसके लिए कम से कम होना चाहिए, ठीक है, वरना इलेक्शन नहीं होते। ऐसे बहुत से देश है जहां पर एक बार इलेक्शन हुआ, लेकिन इलेक्शन के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ ही नहीं, मतलब कि एक पार्टी ने क्या कर दिया, इलेक्शन करवाया ही नहीं दोबारा, ऐसा भी होता है। पार्टी के पास रहता है क्या इलेक्शन? नहीं होता नहीं है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेसी का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है उसमें कोई इम्बैलेंस आता है तो पार्टी मजबूत हो जाती है। कुल मिला के क्या होता है हमारे इंडिया के अंदर, जैसे हमारे इंडिया के अंदर से लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, 3 है। हम इन तीनों को मजबूत नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कर सकते किसी एक को मजबूत कर दे। अगर किसी को ये लगता है कि जुडिशरी बड़ी मजबूत है इन दोनों के सामने, तो ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर ये मजबूत है, कहीं कहीं पर ये सब मजबूत है, या ये कहीं लेजिस्लेचर बड़ी मजबूत, विधायिका बड़ी मजबूत है, ये दोनों मजबूत नहीं है। ये क्या नाम है, ये कार्यपालिका, ये कार्यपालिका हो गई, और ये विधायिका हो गई, और ये न्यायपालिका, हाँ हिंदी में। तो अगर किसी को लगता है ये मजबूत है, ये मजबूत नहीं है, तो भी गलत है। तीनों कैसे हैं? हेरा फेरी मूवी देखी है? हेरा फेरी मूवी जो 3 कैरेक्टर होते हैं, तीनों में कौन मजबूत कौन कमजोर?
तीनों मजबूत तीनों कमजोर अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। दिमाग कौन दे रहा है? अक्षय कुमार दे रहा है। अक्षय कुमार लग रहा है वो मजबूत है, लेकिन बाबू भैया उसके ऊपर बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? बाबू भैया लग रहा है वो बहुत मजबूत है क्योंकि हम सबसे बड़े उम्र में, लेकिन इनको ऐसा दौड़ा रहे हैं कायदे से, ठीक है। तो ये चीज, तो तीनों में कोई मजबूत नहीं है, और तीनों में अगर कोई मजबूत बन गया तो इम्बैलेंस आ जाएगा। इसलिए पावर को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और तीनों एक दूसरे से इस तरह से बंध गए हैं कि एक दूसरे को ना मार सकते हैं ना पीछे छुड़ा सकते हैं, केवल कंट्रोल में रह सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे क्या होता है, जैसे लेजिस्लेचर कोई कानून लेकर आती है, ठीक है, और जुडिशरी क्या कहती है, यही तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर था, इसी को नहीं बदलना था। बेसिक स्ट्रक्चर बताया था हमने, बेसिक स्ट्रक्चर में हमने ये बताया था कि जुडिशरी ने कहा कि तुम जो कानून बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच मत करना। लेजिस्लेचर ने पूछा भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जुडिशरी ने कहा समय के साथ बताते रहेंगे। जैसे भी तुमको मान लो क्या कहते हैं हम क्लास में कि सब कुछ करना, बस एक काम ना करना, अगर वो काम कर दिया तो पक्का थप्पड़ पड़ेगा कान नीचे। तो सर वो कौन सा काम है, हम कहेंगे समय के साथ बताते रहेंगे। वहाँ किसी ने हंस, हमने कहा यही नहीं करना था, एक तमाचा। इधर किसी ने पीछे मुड़ के देख लिया, हमने कहा यही नहीं करना था, एक तमाचा। किसी ने बोल दिया सर वो क्वेश्चन, हमने कहा यही नहीं करना था, एक तमाचा। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जुडिशरी ने ऐसे फंसा रखा लेजिस्लेचर को, जैसे कानून बनाती है यही तो नहीं करना तुमको, समझ में आ गया? और ये बता भी नहीं रही क्या नहीं करना था। हाँ, हर बार ये बोलती यही नहीं करना था, चिपका देती है, यही नहीं करना था। लेजिस्लेचर कहती है एक बार क्लियर कर दो क्या नहीं करना था, यही नहीं करना था। समझ में आया? तो इन दिनों में कोई मजबूत नहीं है, कोई एक मजबूत बनेगा, सिस्टम पूरा खराब। तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रूलर चुने जाएंगे, इसलिए इलेक्शन बहुत जरूरी है। हम जिस रूलर को इलेक्ट करें, इलेक्ट द रूलर, हम जिसको वोट दें वही इंसान रूलर बने, ये जरूरी है। बेईमानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? अगर जिसको हमने वोट दिया है वही रूलर नहीं बनता है तो क्या डेमोक्रेसी हो पाएगी? जैसे मान लो क्या कोई ए नाम का आदमी है, हमने इसको वोट दिया, लेकिन बीच में कोई बेईमानी हुई और बी नाम का आदमी लीडर बन गया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? क्यों हंस रही हो? साइको हो ना, दिमाग का प्लस्तर हिल गया तुम्हारे। देखो तुमने ए को वोट दिया, ए नहीं जीता, बी को वोट दिया, बी को वोट नहीं दिया तो बी जीत गया। अब तुम बताओ क्या डेमोक्रेसी है भाई? क्योंकि जनता ने किसको जिताया? इसको जिताया। ऐसे आप बता रहे हैं को वोट दिया, बी जीत गया, तो बी को भी तो और लोग देंगे। हाँ देंगे, लेकिन इनको जनता को पता नहीं चलेगा किसको ज्यादा वोट मिला, क्योंकि जनता बताते नहीं किसने किसको वोट दिया। लेकिन फिर भी ये काम बेईमानी नहीं होती है। हम तो बता रहे, अभी बताएंगे क्या क्या होगा आगे। तो डेमोक्रेसी में क्या होगा, अगर हमने इसको वोट दिया है ज्यादा लेकिन जीत ये रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनता ने जिसको चुना वो तो रूलर बना ही नहीं, बना कोई और। समझ में आ गया? अच्छा, कौन रूलर बनता ना ये पहले पता चल जाता है। चुनाव का जो रिजल्ट होता है, इलेक्शन का रिजल्ट होता है, उससे पहले पता चल जाता है जनता को ये जीत जाएगा बंदा। समझ में आ गया? चारों तरफ दिखने लगता है वो, ठीक है ना। वो मोदी हर जगह दिख रहा था, वो लग रहा था। और इस बार देखना कांग्रेस जीत जाएगी अगले टाइम पर। कांग्रेस बिल्कुल टच कर ही दी थी, जरा सा बचे थे मोदी जी। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत जरा सा बचे थे, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस। अरे कुछ कह नहीं सकती भाई, इंडस वैली से वापस आ गए यहाँ पे। ये समझ में, जिसको हम चुनेंगे वही रूलर बनना चाहिए। ऐसे बहुत से देश हैं, जैसे हम एक कंडीशन लेते हैं पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में मैंने बताया था, इनका जब पीएम बनता है, पीएम जनता का कम होता है, आर्मी का ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, जब इंडिया पाकिस्तान जब आज़ाद हुए, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। हमने तो ऐसा सिस्टम बना के रखा कि तीनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो हमारे यहाँ जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी तरीके से आगे हमारा बढ़ रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या दिक्कत थी, जब इनका पीएम बन गया, पीएम बनने के बाद क्या, इनकी आर्मी बड़ी मजबूत हो गई। आर्मी ने क्या किया, अब पीएम क्या करेगा, पीएम ये करता है कि अपने हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन को सही करता है। मतलब कि पीएम पाकिस्तान का पीएम क्या करेगा, भारत के साथ युद्ध करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करेगा।
लेकिन आर्मी बड़ी वो थी, क्या नाम है, आर्मी बड़ी परेशान थी कि तुम हमें कब बताओगे हम लड़ाई करें। जैसे इंडिया में क्या होता है, अगर इंडिया की आर्मी को किसी दूसरे कंट्री पर अटैक करना है तो हमारी गवर्नमेंट से उसको सलाह लेनी पड़ती है या पूछना पड़ता है, या हमारी गवर्नमेंट जब बोलती तब वो अटैक करती है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, और हमारी अगर गवर्नमेंट हमारी सरकार को ना, हमारी गवर्नमेंट हमारी आर्मी को ना बोले अटैक करने को, तो हमारी आर्मी अटैक नहीं करती। समझ में आ गया। जब हमारे इंडिया पे पुलवामा अटैक हुआ था तो आर्मी ने बोला कि इंडियन आर्मी तैयार है, जब बता दे तब अटैक कर दे। राजनाथ सिंह ने कहा नहीं भाई अभी नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन धीरे से एयर स्ट्राइक कराई उन्होंने। तो जब बोला हमारी गवर्नमेंट ने, तब हमारी आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया। लेकिन इनके दिक्कत ये है कि पाकिस्तान की आर्मी मानती नहीं है बात को। तो क्या करती है, जब पाकिस्तान की आर्मी मजबूत बनती है तो पीएम को हटाने की सोचती है, और क्या सोचती है कि हम खुद रूल चलाएंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, आर्मी का रूल होगा। तो पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है, पीएम को हटा देती है। फिर पाकिस्तान जनता चिल्लाने लगती है, अरे भारत देश में देखो डेमोक्रेसी आ गई, वहाँ पे पीएम है, ठीक है, हर देश में पीएम है, और हमारे यहाँ पे आर्मी रूल कर रही है, हम लोग सही से खा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, ये कैसा नियम है। फिर जनता खुश करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्शन करा देते हैं। इलेक्शन कराने वाले कौन होते हैं, आर्मी के लोग। और इलेक्शन में खड़े होने वाले कौन लोग होते हैं, आर्मी के। जो इलेक्शन में पीएम बनेगा वो सब आर्मी के हैं। और मान लो एक आदमी पीएम जब बन भी जाता है तो वो भी आर्मी का ही होता है। तो बोलता तो जनता को क्या लग रहा है, पीएम हमारा है। आर्मी छोड़ेगी, दम नहीं है उसकी बोलने की, उसकी दम नहीं है कि कुछ बोल दे वो। तो पाकिस्तान रहता है, ठीक है। तो यहां पर तुम कह सकते हो कि ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है कोई? डेमोक्रेसी दूर दूर तक नहीं है। और आगे देख लेते हैं, चाइना नहीं, एक बांग्लादेशी कंडीशन देखते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन है। मतलब देशों का एग्जांपल लेके हम ये समझ सकते हैं कहां पर डेमोक्रेसी है, कहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो बांग्लादेश में क्या होता है, बांग्लादेश की हम बात तुम्हें तब बता रहे जब ये बांग्लादेश क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान था। देखो यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट पाकिस्तान था। तो जो ये वेस्ट पाकिस्तान, जब हमारा देश आजाद होता है तो इंडिया पाकिस्तान में बंटवारा होता है। तो क्या होता है ना कि एक हिस्सा बनता है किसका, इंडिया का, और एक हिस्सा बनता है किसका, पाकिस्तान का, ठीक है। देखो यहां पर जगह कम थी इसलिए पतला मैप बना। ठीक है। तो देखो अब यहाँ वाले हिस्से में कौन चला गया, ईस्ट पाकिस्तान। यहाँ वाले हिस्से में कौन आ गया, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान आ गया। दिक्कत अब ये जो पाकिस्तान था ये दोनों पाकिस्तान थे। इनके साथ दिक्कत ये थी कि ये एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इधर बोला जाता था उर्दू, इधर बोलते थे बंगाली, ठीक है, दोनों में डिफरेंस था, उर्दू प्लस बंगाली, इधर सिर्फ उर्दू बोलते थे। तो दुनिया में किसी भी दो लोग की जब दोस्ती होती है ना, तो मेन कारण होता है उनकी लैंग्वेज एक जैसी होती है, भाषा जैसी होती है, तो उनकी दोस्ती अच्छी होती है। और ये चीज़ इन लोगों को पता नहीं था। इनको लगा कि इधर भी मुस्लिम हो जाएगी दोस्ती, लेकिन धर्म से बढ़कर होती भाषा, लैंग्वेज होती है। आज अगर तुम्हारी किसी से दोस्ती होती है तो धर्म देख के दोस्ती करते हो कि जो तुम्हारे जैसा उससे दोस्ती कर लेते हो, लैंग्वेज देख के दोस्ती कर लेते हो। तुम एक ऐसे आदमी दोस्ती नहीं कर, जैसे एक कुछ लोग हमारे जान पहचान के हैं, बड़ी धार्मिक बातें करते हैं, हम मतलब करनी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन हमेशा वही करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि केवल डायलॉग और शायरी में बात करते हैं, ऐसा लगता है कि रात इंदौरी वापस से जन्म ले लिए। तो बड़ी दिक्कत होती है उनके साथ रहने में। तो जो हमारी जैसे लैंग्वेज बोले हम उसके साथ रहेंगे, ये उर्दू ये बंगाली, इनको लगा ये मुसलमान धर्म एक ही साथ रह लेंगे। लेकिन दिक्कत ये हुई, ये बंगाली बोलते थे, ये उर्दू बोलते थे, साथ में रह पाना बड़ा मुश्किल हो गया। और ईस्ट पाकिस्तान ने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। ये बात गई, इंडिया बड़ा खुश हो गया। उस समय इंदिरा गांधी थी, बड़ी खुश हो गई
इस पाकिस्तान की बात की, अरे क्या कह रहे हो तुम, इससे अलग होना चाहते हो और अपना अलग देश बनाना चाहते हो। इंदिरा गांधी ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। भारत क्यों इतना खुश हुआ होगा? भैया आप बताएं। भारत, इन लोग बताने दो, भारत क्यों इतना खुश हुआ होगा? क्योंकि आप इंडिया की बात मानेंगे वहां पर तो। नहीं, भैया आप बताएं। भारत ने क्यों दिलचस्पी ले रहा था कि भैया तुम अपना अलग देश बनाओ, इनसे अलग हो जाओ? भैया वो आ जाएगा तो बाकी से बस प्रयोग रजिस्ट्री। अरे रीजन ये समझो कि जब इंडिया मान लो पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए तो दो फ्रंट पे संभालना पड़ेगा। ये अगर ये बांग्लादेश बन गया, यही पाकिस्तान रहा तो खाली यही से लड़ना है बस। समझ में आ गया? ये होता है जियो पॉलिटिकल। तो यहाँ ज्योग्राफी भी देखते हैं ये सब। तो देखा भैया अगर ये दूसरा देश बन गया तो अगर मेरी पाकिस्तान से लड़ाई होती खाली इधर देखना पड़ेगा। अभी अगर लड़ाई हो तो दो पाकिस्तान, इधर भी संभालो उधर भी संभालो, और इनकी भी बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सब लगभग 1700-1800 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1700-1800 किलोमीटर। तो बड़ी दिक्कत थी। ठीक है, फिर हमारे इंडिया ने इसका साथ देना शुरू कर दिया। तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का भी ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, अब बांग्लादेश हो गया। पहले ईस्ट पाकिस्तान था ये। तो यहाँ पे एक वो थे, यहाँ के एक नेता थे शेख मुजीब उर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। अब भाई साहब इनकी स्टोरी ऐसी कही थी, पता कैसी है? मूवी जैसी है। इनकी कम से कम 4 से 5 बेटियां थी। एक बेटी गई थी बाहर पढ़ने के लिए, लंदन या अमेरिका। जो बेटी बांग्लादेश में थी यहाँ पर सबको मार दिया गया, एक बच गई। और जो एक बची वापस पहले इंडिया के अंदर रही क्योंकि वो छोटी थी। फिर जब कंडीशन सही हुई तो बांग्लादेश में चली गई। वही बड़ी होकर पीएम बन गई शेख हसीना। तो फिल्मी स्टोरी नहीं लग रही तुम्हें इसकी? जैसे पिक्चर में दिखाते हैं, 2 भाई बिछड़ गए थे, अमर अकबर 3 भाई थे, अमर अकबर एंथनी, फिर तीनों मिल गए। तुमने वाली मूवी देखी जिसमें अमर अकबर एंथनी में जो सबसे बड़ा वाला रहता है, पुलिस वाला जो रहता है, वो वापस अपने पुराने घर जाता है, वहां गड्ढा खोद के गन निकालता, पिस्टल निकलती है। तो किसान लाल आता है पीछे से, कहता तुमको कैसे पता चला यहाँ पिस्टल लगी हुई है? किसान लाल उसका भाभी रहता है, कहता है ये पिस्टल मेरे पापा ने मुझे दी थी और मैं अपने भाई से छुपा करके मैंने यहाँ रख दिया था। आज मैं वापस अपने घर आया हूँ, देखा पिस्टल यहीं पे रखी हुई है। तो पूछता है लेकिन अंकल जी आप ये क्यों पूछ रहे हो? वो उसका बाप रहता है, कहता है बाप की दी पिस्तौल याद है, पिस्तौल देने वाला बाप याद नहीं। कहता मैं ही किसान लाल हूँ तेरा बाप, मिल के बाप बेटे। पुरानी पिक्चरों के डायलॉग भी अलग थे। तो शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या हुआ, ये बांग्लादेश, ये ईस्ट पाकिस्तान के बहुत ही फेवरेट, मतलब कि कैसे वन ऑफ द फेवरेट नेता बन गए। लेकिन मूर्ति तोड़ दी गई है ना। हाँ भैया, लेकिन उस समय तो थे ना, ठीक है, 1960-65 के टाइम तो थे। तो इनकी बात बहुत अच्छी तरीके, तो इनको पूरी जनता सपोर्ट कर रही थी, पूरी ईस्ट पाकिस्तान जनता सपोर्ट कर रही थी। तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान जनता ने सपोर्ट किया और ये जो वेस्ट पाकिस्तान था इनको किडनैप करके ले गया अपने पास। हालांकि इनको इंदिरा गांधी ने किस तरह से सही कराया, ये सब हो गया। तो क्या हुआ, 1971 की बात है, ठीक है, 1971। तो क्या हुआ कि ये जो बांग्लादेश था, ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया और 1971 में बन गया ये बांग्लादेश। क्या बन गया? इसके बीच में वॉर भी हुआ होगा। हाँ अभी बता रहे हैं। भैया इंदिरा गांधी को इसी चक्कर में मरवाया गया था, वो उसका सपोर्ट कर। नहीं, वो दूसरा कारण था, बता देंगे अभी बता देंगे, ठीक है। ये बांग्लादेश बन गया। जैसे ये बांग्लादेश बन गया, ये पाकिस्तान हमसे गुस्सा हो गया कि इन लोग ने बांग्लादेश बनवा दिया, अब तो इनसे पंगा लेके रहेंगे, बवाल करेंगे। अब ये पाकिस्तान ने हमसे लड़ाई करने की ठान ली, लड़ेंगे। तो क्या हुआ कि हम इंदिरा गांधी, अच्छा इनकी पहले बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश बन गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही ये बांग्लादेश बना तो इनकी पार्टी, तो इनको तो सब फेवर कर रहे थे। जैसे बांग्लादेश बना, ये इन्होंने क्या कर दिया, जितनी इनके अलावा और भी पार्टी थी सबको खत्म कर दिया, 1 पार्टी सिस्टम कर दिया, खाली एक ही पार्टी रहेगी। जब एक पार्टी रहेगी तो जनता किसको चुनेगी? चुनेगी। अब डेमोक्रेसी बची नहीं। तो अगर कोई पार्टी रूल कर रही है तो ऐसी, जैसे अभी इंडिया के अंदर सब लोग जो वोट देते हैं,
तो इंडिया के जितनी भी जो जनता है ना, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए वो एक पार्टी को वोट ना दे, क्योंकि जब एक पार्टी मजबूत बनती है ना तो दूसरे पार्टी को गिराना शुरू कर देती है। समझ में आ गया? इसलिए इंडिया की जो अगर जनता एजुकेटेड है तो इसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर बीजेपी जीतती आई तो अब पार्टी बदले, कांग्रेस को जिताए, कांग्रेस जीतती आई तो अब सपा को जिताए, दूसरी पार्टी के सीएम होने चाहिए। इस पार्टी को इनको सबने सपोर्ट किया तो इन्होंने बांग्लादेश में सब कुछ खत्म कर दिया, खाली एक ही पार्टी अपनी रखी, और जब एक ही पार्टी रखी तो एक ही वोट देंगे। इसका मतलब है कि किसी भी देश के अंदर अगर एक पार्टी है तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो कितनी पार्टी होनी चाहिए? मल्टी पार्टी, 3 4 5 पार्टी तो होनी चाहिए। क्यों भाई 3 4 5 पार्टी होगी? ज्यादा पार्टी होंगी तो सब आपस में कंपटीशन करेंगे, हो जाएगा, और सब अपना खुद जीतने के लिए क्या करेंगे? हम लोग को वादे करेंगे, अगर तुमने हमें जिताया ठीक है कुछ ये कर देंगे, कुछ भी दे देंगे। कुछ तो नेता आते हैं घर में वो करने के लिए, सबके पैर छूने लगते हैं, गाय आए उसके पैर छू लगते हैं, कुत्ता पड़ा और कुत्ते जी क्या हाल है, हमें वोट दीजिएगा। ऐसा ही होता है। झाड़ू वाले तुम्हारे घर नहीं आए थे? अरे हम कौन सा मजाक कर रहे भाई। बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी है, अभी है, लेकिन उस समय नहीं थी क्योंकि वन पार्टी सिस्टम हो गया। तो शेख मुजीबुर रहमान जिसको सब अच्छा मान रहे थे, ठीक है, देव मानव समझ रहे थे, राक्षस निकला। हम इनकी बात कर रहे थे वार की, तो इंडिया पाकिस्तान के वार की बात कर रहे थे। नहीं तुम ना बताओ, हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये वार की तैयारी चल रही है, इंडिया को पता है पाकिस्तान से वार होना है, अटैक कब करना है। तो हमारे जो क्या नाम है, इंडिया के जो वो थे होम मिनिस्टर थे उस समय की, कौन थे, शायद डिफेंस मिनिस्टर थे या होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सजेस्ट किया कि भैया एक काम करो, अटैक करो सर्दियों में, ठंडी में लड़ाई करो, दिसंबर की शुरुआत में। इंदिरा गांधी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि देखो अगर सर्दियों में लड़ोगे तो सर्दियों में इस हिस्से में बर्फ जमी होती है, तो चाइना तो कट गया, चाइना तो इनकी मदद करने आ नहीं पाएगा। देखो किसी बुद्धि का ये जो जियो पॉलिटिकल, इसे अगर ज्योग्राफी मजबूत होगी तभी ऐसे कर पाओगे। इधर हिमालय पड़ता है यार, उधर से हाँ, उस समय वो टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, एयरफोर्स इतनी मजबूत नहीं थी, ये चीज थी। यहाँ पे लड़ना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, शिप से कुछ आ नहीं सकता, शिप चलेगी ही नहीं बर्फ में। और बर्फ में लड़ने के लिए सबसे अच्छी सेना हमारी इंडिया की है और कहीं नहीं, जो बर्फ में लड़ सकती, क्योंकि हमें यहाँ बर्फ पे ही लड़ना होता है, चाइना और पाकिस्तान से कुछ नहीं, इंडिया सबसे अच्छी है। आगे देखो, अब ये जो है क्या नाम है, अब ये चाइना तो कट गया क्योंकि सर्दियों में लड़ाई शुरू करेंगे, तो हम शुरू करने वाले थे लड़ाई 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को डेट डिसाइड की गई कि 4 दिसंबर को अटैक कर देंगे, 4 दिसंबर को अटैक कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये बात नहीं पता थी, पाकिस्तान ने खुद ही अटैक कर दिया 3 दिसंबर को। इंदिरा गांधी का वाह हम तो पहले से तैयार है, आ जाओ, एक दिन पहले लड़ाई हो जाए, हम तो भाई पहले से तैयार थे ना 4 के लिए, तुम 3 को आ रहे, 3 को ही आ जाओ। लड़ाई होना शुरू हो गई, अब कायदे से लड़ाई हुई, फिर ये भाग के गया यूएनओ के पास, अरे इंडिया हमें मार रहा है, हाँ अरे ये हमको मार रहा है, इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है। तो इंडिया उसने कहा तुम्हें तो लड़ने गए थे, तो क्या करने गए थे उससे, मार देंगे कर देंगे, जब लदिया जा रहे हो तो हमारे पास आ रहे हो, ठीक है। तो वही यही करने, और रशिया हमारे सपोर्ट में हमेशा से रहा है, तो रशिया में सपोर्ट करता आया। तो समझ में आया कि सर्दियों में लड़ाई क्यों चालू करेंगे, क्योंकि ये इधर से कट जाएगा। तो देखो ऐसे बुद्धि लगती है, यहाँ पे बुद्धि लगा दी भैया एक फ्रंट पे लड़ना पड़े, खाली है, समझ में आ गया, ये चीज थी। यहाँ बुद्धि लगाई कि भैया यहाँ पे बर्फ जम जाएगी तो चाइना कट जाएगा, चाइना नहीं लड़ पाएगा, और बर्फ पे हमारी सेना बड़ी मजबूत है लड़ने में, ठीक है, उनको लदिया दे कायदे से। तो यहाँ से हमारी जीत हुई अच्छी तरीके से, और हम बहुत अच्छा जीते, इसी को शायद कारगिल वाली यही है हमारा, हाँ इस दिन जीते। और इंदिरा गांधी की तुम बात कर रहे हो, इंदिरा गांधी गोली लगी 1984 में, लगी क्या, उनको गोली मार देगा, उनके 2 बॉडीगार्ड थे, इसे खड़े थे लेकर के, और उन्हें कोई गोली मार दी। वो इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी को सब बोलते थे कि ये क्या नाम है, इनके गुरुद्वारे में गोल्डन, वो क्या कौन सा है यार, वो अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, वहां पर चली गई थी क्या, उस गुरुद्वारे में चली गई, अमृतसर में जो गुरुद्वारा है वहां पर ये जूते पहन के चली गई थी,
समझ में आ गया? इतनी छोटी सी गलती। हाँ, वो ऑपरेशन करा दिया था। इनके जो सोल्जर्स हैं और ये आर्मी वाले हैं और ये खुद भी और ये सारे पुलिस वाले थे, ये चली गई थी शूज पहन करके। उस चक्कर में धार्मिक मामला बन गया था, इनको गोली मार दी गई। अब जो दोनों कमांडर होंगे वो सिख होंगे। ठीक है। और दोनों जो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के थे। इंदिरा गांधी को गोली लगी, उसी समय इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई 1984 में, अब मुसलमान पागल, क्योंकि मुसलमान क्या सोच रहे थे कि वो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सब कहाँ भाग रहे थे? पाकिस्तान। उस कंडीशन में हमको सरदारों ने बहुत मारा। गदर वाली मूवी देखी है? उसमें सरदारों ने मुसलमानों को बहुत मारा। अब मुसलमान करे, अब हमारी बारी है, गाड़ी पॉल वॉकर चलाएगा। अब मुसलमान मानना शुरू कर दिए। हिंदू भी पीछे नहीं रहे, हिंदू मुसलमान दोनों मिल गए, मतलब जितने भी देश जितने भी लोग थे, जब मेनली हिंदू मुसलमान मिल गए, सरदारों को मारना शुरू कर दिए। हिंदू लोग को मारने लगे। हिंदू मुस्लिम साहब कि सरदार ने मारा इंदिरा गांधी बहुत लोकप्रिय थी भाई। मोदी, वो 5-6 मोदी जी को तो नाश्ते में लेती थी। हाँ, मोदी जी की क्या पॉपुलैरिटी रही जो इंदिरा गांधी की थी। ठीक है। इंदिरा गांधी कहती थी कॉल मी सर नॉट मैडम, आई एम नॉट अ मैडम। ठीक है। तो कहती थी कि मुझे सर बुलाओ, मैं मैडम नहीं हूँ। जब वो मैडम बोलता तो मना कर देती थी। तो इंदिरा गांधी की अब डेथ हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, सरदार जहाँ जहाँ दिख रहे थे वहाँ मार रहे थे, घर से निकाल करके जिंदा क्या पेट्रोल छिड़का, जला दिया, बच गए, मर गए। ऐसी थी। बहुत से सरदारों ने कन्वर्जन उसी समय तुरंत ही बाल कटवा के छोटे करा लिए, भैया हिंदू, ओम नमः शिवाय। ठीक है, बन गया। पता लगा कोई सरदार मानने चले अल्लाहू अकबर, अच्छा मुसलमान छोड़ दो। तुरंत बाजी गए। तो सरदारों को बहुत बुरा मारा गया। तो जो देखने वाले लोग थे 1984 के आसपास, जो लोग देखे थे, तो मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, तो जिन लोगों ने देखा था वो देख कर ये बताते थे कि जितने भी जो सरदार थे, 9 सिख थे, जो सरदार नहीं थे, उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। अरे क्या करेगी भाई बताओ, ऐसे टंकी खोल करके गाड़ी की, कार की, बाइक की माचिस ऐसे जला डाल दे रहे थे। चारों तरफ आग लगी हुई थी, हिंदू मुसलमान कायदे से आग लगाए हुए थे, कायदे से। और सरदारों के इलाकों को तो बिल्कुल धुआं कर दिया था कायदे से। पंजाब में सरदार नहीं थे, वहां कब मारे गए होंगे। जो अदर स्टेट में सरदार थे वो ज्यादा मारे गए, क्योंकि उधर सरदार कम है। बिल्कुल हुआ था, कानपुर में मारे गए थे। तुम अभी तुम्हारा कोई सरदार है, उसकी जगह से अगर उसके पूर्वज होंगे, बल्कि उसके जो फादर आदर होंगे, वो बताएंगे तुमको। कुछ लोगों ने बाल कटा, तुरंत ही बाल कटा लिए भैया, ट्रिमर हाँ है तो काट दो। मेरी गली में भी एक रखते हैं, उनके बेटा लेकिन लगाता है। तो कुछ तो ऐसे बन गए, कह रहे कि भैया कुछ हिंदू बन रहे, कुछ मुसलमान रहे, कुछ तो हिंदू मुसलमान दोनों बन गए। जैसे मन से हर हर अल्लाह जय श्री अल्लाह। ठीक है भैया, जब अपने पे आते सब बदल जाते हैं। तो 1984 में उनको दंगा हुआ था, बड़ा भयंकर दंगा था। ठीक है, मेरी मम्मी बताती है। हाँ, कितने दिन चला था? 2 दिन। किसने बोला? इसका कुछ हमें पता नहीं है दंगे के बारे में। चल हुआ था महीने तो चला ही होगा, 2-4 महीने, 6 महीने। ठीक है, 2-4 महीने तक ये समझ में आ गया तुम लोग को? तो डेमोक्रेसी में ध्यान रखेंगे। शेख मुजीबुर रहमान जो है, शेख मुजीबुर रहमान ने 1 पार्टी सिस्टम कर दिया। तुरंत पकड़े गए थे भाई। इलेक्शन आने वाले सोच रहे हैं कि जो राहुल गांधी उनके बॉडीगार्ड बनवाते दोनों सरदार। अभी क्या नाम है, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में उसको अतीक अहमद को गोली लगी थी, है ना? तो उसके बाद लोग बोलने लगे कि योगी जी ने कहा है कि जितने भी गुंडे हैं उनका जो मेडिकल चेकअप होगा वो मेडिकल कॉलेज में ही होगा, वो भी इलाहाबाद के। सीधे बाहर निकलते हैं। आगे देखो, अब क्या होना चाहिए? मल्टीपल पार्टी सिस्टम। क्या होना चाहिए? कि एक पार्टी ना हो, कई सारी पार्टी होनी चाहिए।